नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय 11 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है समिति के साथ आनंद। आप सभी को कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला की पुस्तक ओपन करना है, अध्याय 11 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अध्याय 11 है और इसे अब हम पढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने रंगोलियों, मुखौटों, मोतियों की मालाओं और भवनों में समिति के विषय में जाना है। आइए अब हम समिति के बारे में और पता लगाते हैं। आइए करते हैं स्याही की अभिकल्पना डिजाइन। चरण 1 में एक कागज लीजिए और उसे आधे से मोड़िए। इस प्रकार से आपको A4 साइज का एक कागज लेना है और इसे जो है आपको आधा मोड़ना है इस प्रकार से। अब चरण 2 में क्या करना है, एक कागज को खोलिए और मोड़ के केंद्र में यहां पे, ठीक है ना, जल रंगों की कुछ बूंदे छिड़किए। आपको पानी में पहले 2-3 कलर को आपको उसमें घोल लेना है और उसकी कुछ बूंदे जो हैं आपको यहां पर इस प्रकार से क्या करना है, छिड़कना है, ठीक है ना। फिर चरण 3 में कागज को फिर से मोड़िए और रंगों को समान रूप से फैलाने के लिए इसे हल्के से दबाइए। आपको इस प्रकार से प्रेस करना है, ठीक है ना। चरण 4, देखिए आपने क्या बना दिया। क्या यह सममिति आकृति है? हम बोलेंगे इसे हां, यह सममिति आकृति है। क्यों है? यदि हम यहां से जो मोड़ वाली जो रेखा है यहां से हम विभाजित करें तो ये जो आकृति बनी ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, आधी आधी, और जब हम इसके दोनों आधे भागों को मिलाते हैं तो पूरी एक आकृति दिखने लगती है, ठीक है ना। तो मैंने भी यही किया है। आपको कागज लेना है, इससे आधा मोड़ना है। अब आपको क्या करना है, 3-4 कलर इनको आपको क्या करना है, इसमें ऐसे छिड़कना है यहां पे, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी सी डार्कनेस रहे और बूंदे थोड़ी जलथल रहे, ठीक है ना। अब आपको इसे ऐसे मोड़ना है और यहां पर ऐसे प्रेस करना है और इसको थोड़ी देर सूखने दीजिएगा, ठीक है ना। जब आप सूखने देंगे तो देखिएगा इस प्रकार का चित्र आपको भी दिखेगा, ठीक है ना। आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये मैंने बनाया है, तो आप करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं पूछूं कि क्या यह एक सममिति आकृति है? हाँ, इधर आप जो भाग देख रहे हैं वही भाग इधर है, ठीक है ना। यदि मैं यहां से एक रेखा खींच दूं बीच से तो यहां पे ये सममित रेखा कहलाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप भी करिएगा। मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी करके देखिए, आपको भी मजा आएगा, ठीक है ना। पढ़ने में और प्रैक्टिकल करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इस अभिकल्पना डिजाइन को 2 समान भागों में बांटने के लिए आप कहां रेखा खींचेंगे? तो निश्चित रूप से जो हमने मोड़ा है और जो रेखा बनी है वहीं पे हम रेखा खींचेंगे। क्या यह वही रेखा है जो सममित रेखा कहलाती है? हाँ, यही वही रेखा है जो सममित रेखा कहलाती है। मैंने कक्षा 3 में मुखौटे और रंगोलियां बनाते समय भी इसे बनाया था, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसको करना है। चलिएगा, अब हम अगले पेज में चलते हैं। कागज का विमान निर्माण, मतलब हम बहुत से हवाई जहाज बनाए हैं, उड़ाए भी हैं। आइए इन चरणों का अनुसरण कीजिए। अब विमान कैसे बनाते हैं, हवाई जहाज कैसे बनाते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। आपको कागज लेना इस प्रकार से A4 साइज का, उसे आप आधा मोड़ दीजिए इस प्रकार से। फिर आपने इसको आड़ा कर लिया और इस प्रकार से आपने इसको फोल्ड किया। फिर फोल्ड करने के बाद में जो है एक एक बार पुनः आपने फोल्ड किया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी फोल्ड कर लिए। अब यहाँ पे चित्र 7 में देखिए, आपने इस प्रकार से और फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद में आपने पूरा खोल दिया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। चित्र 3, चित्र 4 और चित्र 5 में सममित रेखा बनाइए। देखिएगा 3, 4, 5, तो सममित रेखा कौन सी है? ये वाली कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी, ठीक। अब देखिएगा आगे, चित्र 8 में आपको कितनी सममित रेखाएं दिखाई देती हैं? देखिएगा चित्र 8 में आप देखेंगे एक ही सममित रेखा कहलाएगी। सममित रेखा वह कहलाती है जो चित्र को 2 बराबर भागों में विभाजित करे। अब यहाँ पे जो बाकी रेखाएं ये क्या है? ये जब हमने विमान बनाया था
तो उस समय जितनी भी स्टेप किया था तो मोड़ वाली रेखा है, ठीक है ना। अब चित्र 8 के दाएं भाग का प्रतिबिंब देखने के लिए आप दर्पण को कहां रखेंगे? क्या यह बाएं भाग के समान दिखता है? अब देखिएगा, यदि आपको क्या कह रहा है, दाएं भाग का प्रतिबिंब देखने के लिए आप दर्पण को कहां रखेंगे? यहां रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब ये दायां भाग ये दिख जाएगा यदि आप यहां पे रखते हैं दर्पण को, तो ठीक है ना। अब आप अपने द्वारा बनाए गए कागज के विमान को उड़ाइए, ठीक है ना। अब देखिए मैंने ये बनाया है, ये रहा वो विमान, आप देख रहे हैं इसके जो पंख इधर वाला और इधर वाला बिल्कुल समान है, ठीक है ना। ये देखिए एक विमान और बनाया है मगर इसमें अंतर है, आप देखेंगे इसका ये वाला जो पंख है और ये वाले पंख में क्या है, असमानता है, ठीक है ना। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। कैसे? यदि उसमें सममित रेखा ना हो तो क्या यह विमान उड़ेगा? अब देखिए ये वाली कंडीशन है, ये वाली, ये उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा, क्योंकि इसका बैलेंस नहीं बनेगा, एक तरफ बैलेंस जाएगा। हम इसे उड़ाएंगे ना तो वो तिरछा तिरछा जाके गिर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, एक असममित विमान बनाने का प्रयास कीजिए। हमने बनाया है असममित, मतलब यदि इसको हम दो भागों में बांटे तो इसके बराबर भाग नहीं हो पाएंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक। अब देखिएगा, अब दोनों विमानों को उड़ाइए और देखिए कि कौन सा विमान अधिक समय तक उड़ता है। तो ये सममित रेखा इसमें है, ये सममित विमान कहलाएगा, ये असममित विमान है। ये प्रॉपर उड़ेगा और ये प्रॉपर नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों जो भाग हैं, यदि हम इसे डिवाइड करें सममित रेखा से यहां से, तो इसमें एक छोटा और एक बड़ा है और इसके दोनों बराबर हैं। जिसके दोनों बराबर हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्या करेगा, उड़ेगा, और जिसके बराबर नहीं है भाग वो क्या होगा, एक तरफ उसका वेट हो जाएगा और जाके धड़ाम में गिर जाएगा, ठीक। चलिएगा, अब बाकायदा आप इन प्रश्नों को बाकायदा ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा मैंने ऐसे यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि चित्र 3, 4 और 5 में सममित रेखा बनाइए। तो मैंने बताया उसमें आपको प्रैक्टिकल करके कि कैसे आप यहां से लाइन खींचेंगे। तो कागज के ठीक बीचों बीच जो ऊर्ध्वाधर मोड़ की रेखा है वही इसकी सममित रेखा होगी, ठीक। अब चित्र 4 में विमान के शीर्ष से नीचे की ओर जाने वाली मध्य खड़ी रेखा इसकी सममित रेखा कहलाएगी। अब यहाँ पे चित्र 4, विमान के बीचों बीच से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो इसे दो बराबर भागों में बांटती है, बाएं और दाएं को, इसकी सममित रेखा होगी, ठीक। प्रश्न क्रमांक, चित्र 8 में आपको कितनी सममित रेखाएं दिखाई देती हैं? उत्तर, चित्र 8 में मतलब हमने विमान को बनाया और उसे खोल दिया, वही आकृति चित्र 8 में है। तो चित्र 8 में केवल एक सममित रेखा है, ठीक बीच में ऊपर से नीचे जाने वाली खड़ी या वर्टिकल रेखा है। बाकी रेखाएं केवल मोड़ के निशान है जो दोनों तरफ एक समान नहीं बांटते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक ग, चित्र 8 के दाएं भाग का प्रतिबिंब देखने के लिए आप दर्पण को कहां रखेंगे? क्या यह बाएं भाग के समान दिखता है? तो उत्तर, दर्पण को चित्र 8 के ठीक बीच वाली ऊर्ध्वाधर सममित रेखा पर खड़ा करके रखेंगे। हाँ, दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल बाएं भाग के समान ही दिखाई देगा, ठीक। घ नंबर का प्रश्न, अब आप अपने द्वारा बनाए गए कागज के विमान को उड़ाइए। यह एक व्यवहारिक गतिविधि है, छात्र स्वयं अपने द्वारा बनाए गए पेपर प्लेन को उड़ाकर देखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, यदि उसमें सममित रेखा ना हो तो क्या वह विमान उड़ेगा? तो उत्तर लिखते हैं, यदि विमान में सममित रेखा नहीं होगी तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वह ठीक से या बहुत दूर तक नहीं उड़ पाएगा और उड़ते ही एक तरफ झुककर गिर जाएगा, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक असममित विमान बनाने का प्रयास कीजिए। छात्र एक ऐसा कागज का विमान बनाए जिसका एक पंख बड़ा और दूसरा पंख छोटा हो या मोड़ दोनों तरफ बराबर ना हो, और वो विमान मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसका एक पंख बड़ा है, एक पंख छोटा है, ठीक। अगला प्रश्न, अब दोनों विमानों को उड़ाइए और देखिए कि कौन सा विमान अधिक समय तक उड़ता है। तो उत्तर लिखते हैं, सममित रेखा वाला, मतलब बराबर मोड़ा गया
या पहला विमान अधिक समय तक और सीधा उड़ेगा और असममित विमान हवा में असंतुलित होकर जल्दी गिर जाएगा। ठीक है ना। ज नंबर का प्रश्न, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए कि आपने क्या अनुभव किया। तो उत्तर लिखते हैं, छात्र आपस में चर्चा कर सकते हैं कि विमान को सीधा और दूर तक उड़ाने के लिए उसके दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर और सममित होने जरूरी हैं। संतुलन ही विमान को हवा में टिकाए रखता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलिएगा, छिद्र एवं काट। मिनी ने कागज को मोड़ और काट कर यह अभिकल्पना डिजाइन बनाई। एक कागज लेना है, इसको फिर से आपको आधा फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टेप बताए गए हैं। अब इस स्टेप के अकॉर्डिंग जो है मैंने वही काम किया और आप देख रहे हैं इस प्रकार से मैंने इसको मोड़ा। ठीक है ना, देखिएगा इस प्रकार से मैंने जो है इसको इसके अकॉर्डिंग काटा। आप देख रहे हैं यहां से ये कटिंग है, ऊपर कटिंग है, यहाँ 1 2 3 कटिंग है यहाँ पे। ठीक है ना, और इसे जब मैंने खोला तो इस प्रकार की जो आकृति मुझे कुछ दिखाई दी, मगर ये आकृति वैसे नहीं बनी जैसे ये बनना था। फिर मैंने क्या किया, एक कागज लिया, ऐसे फोल्ड किया इस प्रकार से। देखिएगा ये आकृति आप सेम पाएंगे। ठीक है ना, मैंने जो बनाया है देखिएगा ये बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाना, आपने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद में इसको आप ऐसे मोड़ेंगे और आपको ये वाले कोने बनाने हैं। तो सबसे पहले आप यहां से कट कर देंगे तो ये कोना बन जाएगा। अब आपको चूंकि ये बीच वाला सेंटर वाला बनाना है तो यहां से थोड़ा सा कट कर देंगे, ये वाला बन जाएगा। चूंकि अब आपको ये वाले कोने बनाने हैं तो इस प्रकार आप यहां से ऐसे कट कर देंगे। ठीक है ना, आपको काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको ये वाले कट बनाने हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कट लगाया मैंने। फिर यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से अब मेरे को ये वाले कट लगाने हैं, इसको फोल्ड किया और यहाँ पे एक कट लगाया। अब जब मैंने इसको ओपन किया तो इस प्रकार से आप देखें मैंने सेम आकृति जो है इस प्रकार से बना दी। ठीक, ये डिजाइन तैयार है। ठीक, आप भी ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा, और ऐसा नहीं बनेगा तो दूसरी डिजाइन तो जरूर बनेगी। ठीक है ना, करके देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है ना। चलिए अब आपकी बारी। कागज की एक वर्गाकार शीट लीजिए और नीचे दिए गए निर्देशों का अनुसरण कीजिए। आइए देखते हैं कि रानी क्या बना रही है। रानी कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे 2 बार मोड़ती है। ठीक है ना, रानी जो है एक कागज का टुकड़ा लेती है और उसे 2 बार मोड़ती है। ठीक है, ये एक कागज का टुकड़ा ही था, इसे 2 बार ऐसे मोड़ना है। ठीक है ना, अब एक टुकड़ा लेकर उसे 2 बार मोड़ती है। अब देखिएगा वह चित्र में दर्शाए अनुसार एक कोने को तिरछा काटती है और दोनों तरफ 2 वर्गाकार के रूप में काटती है। ये देखिएगा इस प्रकार से ये आकृति है। आप देख रहे हैं ये यहां से आपको तिरछा काटना है और यहाँ पे ये 2 वर्गाकार आपको कट लगाना है। ठीक, अब देखिए जब आप कागज को खोलते हैं तो छिद्र और काटे गए भाग कहां दिखाई देते हैं। देखिएगा इस प्रकार से। अब मैं इसे खोलता हूं तो ये देखिए इस प्रकार से ये आकृति ये दिखाई देती है। ठीक है ना, ये वाली आकृति को आप खोलेंगे तो ऐसे दिखाई देगी। अभी ये आकृति कैसे दिखाई दे रही है, ऐसे दिखाई देती है। जब आप इसे खोलेंगे तो ये आकृति कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। चुनौती 2, कागज के एक टुकड़े को एक बार मोड़िए और चित्र में दिखाए अनुसार बीच में 2 कट लगाइए। जब आप मोड़े गए कागज को खोलते हैं तो इस आकृति में कितनी भुजाएं होती हैं। देखिएगा ये रही वो आकृति, ये देखिए इसको मोड़े और 2 कट हमने इसमें लगा दिए। अब देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से अब 8 भुजाएं हो गई इसमें। ठीक है ना, तो 4 भुजाएं बाहर ही हो गई और अंदर यहाँ पे 4 भुजा, इस प्रकार से आप देखें इसको ऐसे। ठीक है ना। अब चुनौती 3, एक कागज को 2 बार मोड़िए। कागज के मध्य केंद्र में एक वर्गाकार छिद्र बनाने के लिए आप इसे कहां से काटेंगे। आपको इस कागज को कितनी बार काटना होगा। देखिएगा ये कागज हमने फोल्ड किया, इसको आधा फोल्ड किया, फिर और फोल्ड किया, फिर और फोल्ड किया, इस प्रकार से। अब चूंकि हमको यहाँ पे क्या करना है कि कागज के मध्य में एक वर्गाकार छिद्र बनाने के लिए आप इसे कहां से काटेंगे, तो हमने इसके जो फोल्ड हुआ है जो कोना है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, तो यहाँ पे एक वर्गाकार 2 कट लगाए हमने वर्गाकार। ठीक है ना, इस प्रकार से देखिएगा। अब ये देखिए इस प्रकार से, तो आपको इस कागज को कितनी बार काटना होगा, 2 बार काटना होगा। ये देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे मध्य में
एक वर्गाकार छिद्र जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक, पूरा काम प्रैक्टिकल हो चुका। अब हम चलते हैं आगे। नीचे दी गई आकृतियों को पूरा कीजिए। ये आप देख रहे हैं यहां पे ये ग्रिड है, ठीक है ना। अब यहां पे ये वाला ग्रिड आधा दिया है, ये इतना दिया हुआ है और यहां पे इतना दिया होगा। आपको ये वाली आकृति बनानी होगी, इसका आधा भाग बनाना होगा और इसका आधा भाग बनाना होगा, ठीक है ना। इस ग्रिड में आप बनाएंगे। अब आइए करते हैं आकृतियों में सममिति। किनारों के पास दी गई आकृतियों को देखिए, इन आकृतियों को ग्रिड मतलब बिंदु जाल पर बनाइए। इनमें से कौन सी आकृतियां सममित है, उनकी सममित रेखाएं खींचिए। अब यहाँ पे ये पतंग है, लिफाफा है, एरो है, फिर यहाँ पे देखिए फिर से ये एरो है। अब यहाँ पे हमने इसको ग्रिड में रखा और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चारों आकृति जो है वो क्या है, सममित आकृति है। और यहाँ पे हमने जो है यहाँ पर सममित रेखा भी खींच रखा है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है और रेखा भी खींचना है, ठीक है ना। चलिए, तो उनकी सममित रेखाएं हमने यहाँ पर खींच चुके हैं। तो फाइनली ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब दर्पण का खेल। चलिएगा, नीचे दी गई आकृतियों को प्राप्त करने के लिए हमें दर्पण कहां रखना चाहिए। क नंबर की आकृति है, देखिएगा इसमें हम इस आधे भाग को देखना तो दर्पण को हमको यहाँ पे रखना होगा। तो इस प्रकार से ये वाला भाग, दाया वाला जो भाग है यहाँ पे दर्पण में देखने लगेगा। अब इसके आधे भाग को देखना है तो दर्पण हम यहाँ रखेंगे। आकृति 2 में हमको इसके आधे भाग को देखना तो दर्पण को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पे चित्र 3 में मान लीजिए हमको इसके आधे भाग को देखना, दर्पण को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर की जो आकृति है, यदि हमको इसके आधे भाग को देखना है तो दर्पण को हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे सममित रेखा खींचते हैं तो यहाँ पे 4 खंड हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके आधे भाग को देखना है तो दर्पण को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आड़ा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके आधे भाग को देखना है तो हम यहाँ पे दर्पण रखेंगे, ठीक। चलिएगा, अब उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनके दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब भी वही संख्या है। अब यहाँ पे आप दर्पण रखते हैं ना ऐसे, तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे 181 ही दिखेगा। आप यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो इधर 181 ही दिखेगा। अब 686 को जैसे आप यहाँ पे दर्पण रखते हैं तो यहाँ पे जो 6 है वो उल्टा दिखने लगता है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब आपको वही संख्या नहीं दिखती है। 686 में दर्पण आप यहाँ पे रखते हैं तो ये उल्टा दिखने लगता है। तो यहाँ पे 2 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं संख्या है, इस पे आपको गोला लगा देना है। और कैसे दिखेंगे वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो 0 से 9 तक किन अंकों का प्रतिबिंब दर्पण में उन्हीं के समान है, 0, 1 और 8 का, ठीक। आप 0 के सामने दर्पण रखेंगे तो सेम आकृति दिखेगी, 1 के सामने रखेंगे तो सेम आकृति दिखेगी, 8 के सामने रखेंगे तो सेम दिखेगी, ठीक है ना। कुछ ऐसी 4 अंक की संख्याएं बनाइए जिनका दर्पण में प्रतिबिंब वही संख्या हो और प्रत्येक स्थिति में आप दर्पण को कहां रखेंगे। आप इस प्रकार की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हमने संख्याएं बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इस रेखा को दर्पण रेखा या परावर्तन रेखा कहूंगा। तो पूरी संख्या 121 के दाईं ओर दर्पण रखने पर 121 ही दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मेरी संख्या का अनुमान लगाइए, यह 120 के आसपास की एक 3 अंकी संख्या है जिसका दर्पण प्रतिबिंब वही संख्या है। सोचिए दर्पण को कहां रखा गया। तो ये हमने इसका उत्तर ये बताया, ठीक है ना। तो संख्या का अनुमान 121 होगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आप स्वयं बनाइए और अपने मित्रों को संख्याओं का अनुमान लगाने के लिए कहिए। चलिए, पहला प्रश्न, अंग्रेजी के ऐसे अक्षर ढूंढो जो दर्पण में बिल्कुल नहीं बदलते, जैसे AHIM और O है, T है, U है, V है, W है और X है, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, ऐसी मतलब एक ऐसी 5 अंक की संख्या बताओ जो दर्पण में देखने पर भी वैसी ही रहे। तो और वो रही 5 अंक की संख्या, ये रही 81818, मतलब यहां पर 81,818, ठीक। चलिएगा, आगे चलते हैं अगले पेज में। अब यहाँ पे प्रश्न है, रुग्ण वाहिनी मतलब एम्बुलेंस पर लिखे अक्षरों के बारे में आपने क्या ध्यान दिया, उन्हें इस प्रकार क्यों लिखा गया, चर्चा कीजिए। तो जब हम एम्बुलेंस के आगे चल रहे वाहनों के चालक अपने गाड़ी के पीछे देखने वाले दर्पण में देखते हैं तो उन्हें यह उल्टा लिखा शब्द सीधा एम्बुलेंस दिखाई देता है। इससे वे तुरंत पहचान जाते हैं कि पीछे आपातकालीन वाहन है और उसे आगे निकलने के लिए रास्ता दे देते हैं, ठीक। ये रही एम्बुलेंस। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे उल्टे लेटर आपको दिखते हैं, मगर जब हम मिरर में देखते हैं तो वही शब्द जो है एम्बुलेंस ऐसा दिखता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, मैंने दर्पण कहाँ रखा है।
तो उसने दर्पण को अक्षरों के नीचे यहां आप रखेंगे, यहां पे, ठीक है ना, नीचे रखा है तो यहाँ पे क्षैतिज रूप में, तो ये देख रहे हैं, ये कैट दिखेगा, आप दर्पण रख के देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप बाकायदा स्लिप बनाइए और स्लिप में आप बाकायदा ऐसे ही लिखिए और फिर दर्पण को रखिएगा, सेम कैट ही दिखेगा आपको, ठीक है ना। अब देखिएगा, क्या आप इन शब्दों को पहचान सकते हैं? नीचे दिए गए शब्दों को सही प्रकार से पढ़ने के लिए आप दर्पण कहाँ रखेंगे? इसे हमको पढ़ना है तो बाईं ओर जो है हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दर्पण रखना पड़ेगा, तो ये टैब दिखेगा। इसे हमको पढ़ना है तो नीचे दर्पण रखना होगा, तो कैन दिखेगा। इसे हमको पढ़ना है तो दर्पण नीचे रखना होगा, तो मॉम दिखेगा। इसे हमको पढ़ना है तो इधर रखना पड़ेगा दर्पण, तो ये हैन दिखेगा, ठीक। चलिएगा, अब आप कुछ शब्दों नामों को इसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को उनका अनुमान लगाने की चुनौती दीजिए। तो ये एक प्रकार का खेल हो गया। क्या आप अपनी भाषा की लिपि में भी ऐसा करने का प्रयत्न कर सकते हैं? नहीं, हम अपनी भाषा लिपि में नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे जो अक्षर होते हैं वो घुमावदार होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है हिंदी वर्णमाला में अप्लाई नहीं होती है। अब सममित आकृतियां बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों को पूरा कीजिए। इस प्रकार से इन आकृतियों को आपको पूरा करना है, ठीक है ना। इसमें आप सममित रेखा भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस आकृतियों को पूरा किया है, आप भी ऐसे ही पूरा कर देंगे, ठीक। चलिए, आकृतियों का अवलोकन कीजिए। प्रत्येक आकृति में कितनी भुजाएं हैं हम देख रहे हैं। यहाँ पे इन आकृतियों में 3 भुजाएं हैं और इन आकृतियों में हम देख रहे हैं यहाँ पर 4-4 भुजाएं। तो प्रत्येक आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं, आप इन आकृतियों को बनाकर और मोड़कर सममित की रेखाएं जांच सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो आकृति है ये सममित बन सकती है, ये भी सममित है, ये भी सममित है, मगर ये नहीं बनेगी और ये भी बन जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको खींचना है तो इस प्रकार से आप सममित रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये सममित रेखा हो गई। इसमें आप सममित रेखा खींच सकते हैं और इसमें आप इस प्रकार से ये सममित रेखा ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप ऐसे खींच सकते हैं, ये देखिए, तो ये सममित आकृति नहीं है, आप इसको खींचेंगे तो सममित आकृति बनेगी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर 3-3 भुजाएं हैं और इधर 4-4 भुजाएं। अब यहाँ पे आप इस प्रकार से सममित रेखा आप यहाँ पे खींच सकते हैं, यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसमें खींच सकते हैं, ये देखिएगा, ये सममित आकृति है। यहाँ पे बनेगी क्या सममित आकृति? बन सकती है। तो आपको सममित रेखा कैसे खींचनी पड़ेगी? ऐसे, ठीक। ये देखिएगा, ये भी सममित आकृति है, ये भी सममित आकृति है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है ये भी सममित आकृति बन सकती है इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये पूरी आकृति जो है सममित है, ठीक, 4 भुजाएं वाली। चलिएगा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे टाइलें लगाना। चलिएगा, यहाँ टाइलें में कुछ पैटर्न दिए गए हैं, दोहराई जाने वाली इकाई को पहचानिए और पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिएगा, ये आपका ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहां से आपका ब्लैंक है और यहाँ पे आपको टाइल लगाना है। देखिए, ये ग्रीन कलर की टाइल है और अगले ब्लॉक में ऊपर क्या करना है आपको, देख लो, इसके ऊपर ब्लू और ग्रीन दोनों आएंगी, तो ये ब्लू और ग्रीन आपको यहाँ पर ऐसे बनानी है। फिर इसके बाद में ये वाला आपको पैटर्न बनाना है, ठीक है ना। अब यही चीज फिर यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार से इस पैटर्न को बढ़ाना है। तो हम टाइल्सों में देखते हैं अधिकतर पैटर्न्स ही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर प्रतिरूपों का मतलब क्या होता है? पैटर्न होता है। तो हम टाइल्सों में देखते हैं जो डिजाइन रहती है वो क्या है? पैटर्न्स रिपीट होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। चलिएगा, अब टाइल की दुकान बबलू चाचा नीचे दर्शाई गई सुंदर टाइलें बनाते हैं और नीचे दिए गए स्थान पर आप अपनी स्वयं की रचनात्मक टाइलें बनाइए। आप रंग मापी किट या आकृतियों के कट आउट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ भी ब्लैंक था, यहाँ भी ब्लैंक था, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने मन पसंद की जो टाइल है इसमें आपको बनाना है। मैंने आपके लिए ये छोड़ दिया है, ठीक। अब यहाँ पे इससे संबंधित कुछ प्रश्न है और यहाँ पे कहा भी गया है कि आकृतियों के कटआउट का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये आपको डेमो दिया गया है, मगर डिजाइन आपको स्वयं बनानी है, ठीक है ना। चलिएगा, अब यहाँ पे ये कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हम ऐसे लिखते हैं जो हमने अभी टाइलें बनाए हैं इनके बारे में, ठीक है ना। जो हम यहाँ पे टाइल्स बनाएंगे उनके बारे में यहाँ पे देखिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ रेखाएं भी खींची गई हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो आपने टाइलें बनाने के लिए किन आकृतियों का उपयोग किया? तो मैंने इन आकृतियों का उपयोग
किया है, जैसे हेक्सागन है, समबाहु है, त्रिभुज है, छोटा वर्ग है, संपूर्ण त्रिभुज है, इस प्रकार की आकृतियों का मैंने उपयोग किया है। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि कौन सी टाइलें सममित है, सममिति की रेखाएं खींचिए यदि कोई हो तो। हाँ, दोनों नई टाइलें सममित है और दोनों टाइलों पर मैंने स्पष्ट पतली लाल बिंद सममिति रेखाएं खींची हैं और हेक्सागन पर 6 रेखाएं और वर्ग पर 4 रेखाएं जो केंद्र से गुजरती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, ये ठीक है ना, इस प्रकार से ये यहाँ पे रेखाएं खींची गई है। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये 1 2 आप इस प्रकार से आप रेखा यहाँ पे खींच सकते हैं, ये 3 और ये 4। ठीक, और इसमें 6 खींची गई है, देखिएगा 1 है ना, और फिर ये 2, ये 3, ये 4, उसके बाद में ये 5 और ये 6। ठीक, ये सममित रेखाएं हैं, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अब वो रेखाएं भी मैंने काउंट कर दिया। प्रश्न क्रमांक 3, 2 या अधिक आकृतियों को मिलाकर कुछ और टाइलें बनाइए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में टाइलों के बीच खाली जगह छोड़े बिना अथवा उन्हें एक दूसरे पर आच्छादित किए बिना टाइलों से रास्ता बनाइए। तो यहाँ 2 या अधिक आकृतियों को मिलाकर बनाए गए अतिरिक्त उदाहरण है, जैसे एक छोटा अगला से हल वर्ग दिखाया गया है, जिसमें 2 बड़े त्रिकोण और 2 छोटे वर्ग एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है, डिजाइन ही बनानी, ज्यादा कुछ नहीं करना है। दी गई आकृतियों को ध्यान से देखिए, आपको क्या पता लगा चर्चा कीजिए। अभी हमने जो भी टाइलें देखी वो 2D देखी और इन आकृतियों को देख रहे हैं। अब ये जो टाइलें बनी है ये 3D जैसे दिख रही है। कैसे दिख रही? तो ये 3D डिजाइन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए करते हैं, अपनी टाइलों से फर्श आंगन का एक पैटर्न बनाइए। मिनी ने नीचे दर्शाए अनुसार फर्श आंगन का एक पैटर्न बनाया है इस प्रकार से, ठीक है ना। याद रखिए कि टाइलों को इस प्रकार सजाना है कि कहीं भी खाली जगह ना रहे और ना ही वे एक दूसरे के ऊपर आए। अब यहाँ पे ये ग्रिड है, तो इस प्रकार से आप डिजाइन बनाते चलिए, ये जो डिजाइन है वो बनते चले जाएगी, ठीक है ना। करना पड़ेगा, अब मैं इसको बना के बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। बस यही सेम पैटर्न को आपको यहाँ पे बनाना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस वाले आप रो को एक ये वाला ब्लॉक की रो मान लीजिएगा, इसको फिर सेकेंड वाली रो मानिएगा, तो आपका पैटर्न बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। मैं स्टार्टिंग बता देता हूं आपको, छोटी सी स्टार्टिंग बता देता हूं, देखिएगा। अब यहाँ पे ये तिरछी रेखा है, यहां से जो है आपको इस प्रकार से ये ऐसे तिरछी रेखा खींचनी पड़ेगी। फिर यहां से तिरछी रेखा खींचिए इस प्रकार से, फिर यहाँ पे इधर ऐसे खींचिए, ये देखिएगा ये वाला पट्टा बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से यहाँ ये त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक, ये इस प्रकार से ये नीचे वाला बन गया। फिर यहां से यही कंडीशन आएगी, ये देखिए ये ऐसे ऐसे बनाते चलेंगे तो इजीली बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर सेम यही चीज होगी, ये देखिए ये पैटर्न बनता चला जाएगा। तो आप करके देखिए, फिर कलर भरते जाइए जैसे जैसे आपकी टाइलें कंप्लीट होते जाती है, ठीक है ना। चलिएगा, अब बिल्लियों के डिजाइन वाली दीवार बनाना। एक वर्गाकार कागज लीजिए, बिल्ली का सिर और कान बनाने के लिए नीचे दर्शाए अनुसार रेखाएं खींचिए इस प्रकार से, ठीक। अब चिन्हित रेखाओं के अनुसार कागज काटिए और ऊपर वाले भाग को बड़े भाग के नीचे लगाइए। इसको आपको काटना है और नीचे आपको जोड़ना है, तो दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना, टेप से। चरण 4, अब वास्तविक आनंददायी गतिविधि आरंभ होती है। एक बड़े कागज पर बिल्ली के पैटर्न की रूपरेखा खींचिए और चेहरा बनाइए। इस प्रकार से आप जो कागज के टुकड़े हैं वो काटते जाएंगे और इस प्रकार से आप लगाते जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फाइनली जो है यहाँ पे बोला भी गया कि बड़े कागज पर बिल्ली के पैटर्न की रूपरेखा खींचिए और चेहरा बनाइए। आपको इस प्रकार से चेहरा बनाना है। देखिए कितनी मस्त टाइल्स बन गई, ठीक है ना। ये तो आप स्वयं बना सकते हैं। इसी प्रकार की और टाइलें बनाई है। नीचे एक दीवार पर रचनात्मक पैटर्न प्रतिरूप बनाने के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रकार से इस कागज को आपको यहाँ से कटिंग करना है और इसी भाग को आपको ऊपर जोड़ देना है। तो इस प्रकार से जब आप ज्वाइंट करते जाएंगे तो ये सेट होते जाएंगे। क्या यह मजेदार नहीं है? है। केवल काटिए और चिपकाइए और रचनात्मक दीवार बनाने के लिए अपनी टाइल तैयार हो गई। अब टाइलें अभी बिना कोई खाली जगह छोड़े या एक दूसरे को आच्छादित किए पूरी तरह व्यवस्थित हो रही हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप ये वाली डिजाइन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये आकृति काटना है और इधर चिपकाना है इस प्रकार से, फिर यहां से काट के इधर चिपकाना है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, कलर अलग अलग लेंगे तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से डिजाइन बनती चले जाएगी,
ठीक है ना। अब आइए प्रकृति की यात्रा पर चलते हैं। परियोजना कार्य है, आपको घर पे करना है। वहां इन पत्तियों को देखो, ये भी सममित दिखती हैं, मतलब बीच में एक आप देखेंगे सममित रेखा जैसे वहां पे रेशा रहता है जो पत्ती को दो भागों में बराबर बांटता है। देखो ये तितलियां कितनी सम्मित है, आप तितली को देखेंगे तो वो भी सम्मित है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रकृति की यात्रा है तो आप अपने शिक्षक या माता पिता के साथ अपने विद्यालय या घर के आसपास किसी उद्यान में जाइए। अपने चारों ओर प्रतिरूप मतलब डिजाइन जो पैटर्न है, डिजाइन हो या फिर सम्मित को ध्यान से देखिए। भूमि पर गिरी हुई पत्तियों, पंखुड़ियों और पुष्पों को एकत्रित कीजिए। अपनी परियोजना पुस्तिका में पत्तियों को सम्मित और असम्मित में वर्गीकृत कीजिए। पत्तियों और पुष्पों के साथ विभिन्न आकृतियां और प्रतिरूप बनाइए। पत्तियों या सूखे पुष्पों की छाप का उपयोग कर शुभकामना पत्र बनाइए। पत्तियों और पुष्पों का उपयोग कर पशुओं की आकृतियां बनाइए। इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट कार्य है जो आपको घर में करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में कक्षा चौथी एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय 11 जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।